नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत कोरोना की महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मौतें भी बड़ी संख्या में हो रही हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अस्पतालों में संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। धीमे धीमे कहीं कहीं पर केसेस में या पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी कमी आ रही है, लेकिन हालात चिंताजनक हैं, खतरनाक हैं। दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना की महामारी अपना असर दिखा रही है, कहर बरपा रही है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना की महामारी पर अच्छा खासा नियंत्रण कर लिया गया। ऐसा ही एक देश है सिंगापुर। जी हाँ, वहां पर कोरोना की महामारी पर अच्छी तरीके से नियंत्रण किया गया है और काफी दिनों से वहां पर मौतें नहीं हुई हैं, बल्कि नहीं के बराबर हुई हैं, 1 या 2 मौतें हो रही हैं। संख्या भी कम आ रही है मरीजों की। इसी चीज को जानने के लिए कि वहां पर आखिर किस तरीके से नियंत्रण किया गया, कोरोना की चीजों को समझने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर रोहित बंसल। उनसे सीधे जुड़ते हैं हम, जो दिल्ली के ही डॉक्टर हैं और 12 वर्षों से सिंगापुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर रोहित बंसल, सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि चूंकि आप 12 वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और सिंगापुर ने कोरोना की महामारी पर बहुत ही प्रभावी नियंत्रण दिखाया है, वहां पर केसेस भी कम आ रहे हैं और मौतें तो नहीं के बराबर हो रही हैं। सबसे पहले आप, चूंकि वहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां आप रह रहे हैं, तो कृपया वहां की जो चीजें हैं, किस तरीके से इतनी बड़ी कामयाबी उन लोगों ने प्राप्त की, उसके बारे में बताएं। जी डॉक्टर। ऐसा है कि सिंगापुर बहुत सालों से, करीब 15 सालों से इस दिन की तैयारी कर रहा था कि किसी दिन कोविड जैसी कोई महामारी आएगी और हमें उससे जूझना होगा। और उनकी प्लानिंग हर साल वो प्रैक्टिस करते हैं। हर साल उन्होंने डॉक्टर्स को, नर्सों को, क्लिनिक्स को, हॉस्पिटल्स को पूरे उन्होंने सिनेरियो बना के, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब बना करके उन्होंने रखे हुए थे। सारा प्लानिंग उन्होंने की हुई थी, सारी पॉलिसीज बनी हुई थी। और क्योंकि 15 साल पहले यहाँ पे सार्स आया था, जिससे सिंगापुर की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। एकदम से इतना नुकसान उठाना पड़ा सिंगापुर का। सारे विश्व में सब लोग सिंगापुर के नाम से घबराने लगे। वो 6 महीने उनको कंट्रोल करने में लग गए। उसके बाद कानों हाथ लगाकर गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया कि कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं। और वो उनकी जो मेहनत है, 15 साल की तैयारी है, वो काम आई है। आज की डेट में सिंगापुर में टोटल 31 डेथ्स हैं सिंगापुर में कोविड की, जबकि सिंगापुर नंबर 2 था। अगर आप देखें तो सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ, उसके बाद सिंगापुर में ही पाया गया कोविड का केस। ये जब आप शुरू में जाएंगे तो देखेंगे सिंगापुर टॉप में था चाइना के बाद, और उसके बाद सबसे लास्ट में हो गया। क्योंकि वो क्यों टॉप में चला गया? क्योंकि इसने सबसे पहले ढूंढा, इतने टेस्ट कर करके लोगों को ढूंढा। पूरी पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग रही कि कोई भी चीज को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो जहां पे इनको मिले, क्लस्टर मिले, वहां पे इन्होंने क्या किया कि सीवर के अंदर चेक किया कि वायरस तो नहीं है। लोग जब लैट्रिन जाते हैं तो वायरस वहां से निकलता है, सीवर में से वायरस ढूंढा। अगर सीवर में वायरस मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 में से किसी को वायरस है। सबको टेस्ट करो, कोई चीज नहीं छोड़ी। ऐसे करके इन्होंने पूरा कंट्रोल किया। दूसरा इनका जो मेन था वो ये था कि इंटरनल कंट्रोल किया। बाहर से आने वाले को आने की इजाजत नहीं है, 14-15 दिन उनको रहना ही पड़ता है। वो बहुत तरह की करके इस तरह से इन्होंने पूरा कर लिया है। और अब इनके पास 6 महीने 8 महीने से कुछ नहीं है, कोई वायरस। बहुत मुश्किल से 1 लाख टेस्ट होते हैं 1 हफ्ते में करीब। जी, आप नेट पे देखिएगा, मुश्किल से 1 बंदा मिलता है। वो 1 बंदा ढूंढने के लिए 1 लाख टेस्ट करते हैं कि वो 1 बंदा ना निकल जाए, हमको बाद में पता ना चले कि वो फैल गया। तो अब जब से इंडिया में आया है तो 1 आध वायरस का इनसे छूट गया हाथ से। तो अभी पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से जैसे इंडिया में इतनी लहर आ गई है, तो उसका थोड़ा सा 15-16 केस इनको भी मिल गए। इस तरह से इनका चल रहा है। वरना वैसे यहाँ पे पिछले 6-8 महीने से कोई वायरस नहीं है, कोई कोविड नहीं है। और सारी दुकान, सारे स्कूल, सारे मॉल्स, सारी चीजें भरी हैं। हर जगह के अपने बेनिफिट है, नुकसान है। जो हमारे को बेनिफिट इंडिया में मिलता है सिंगापुर में नहीं है। हम घर पे बैठ के टेस्ट करा सकते हैं, हम सारा इलाज कर सकते हैं। हमारे पास कई सारी चीजें जो हमारे को इंडिया में बहुत सारी स्ट्रेंथ है। इतनी दवाइयां, इतना सब कुछ जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिया में है, पूरे विश्व में नहीं है। हमारे अमेरिका के जो पेशेंट्स हैं, हमारे कनाडा के जो पेशेंट्स हैं,
जो यूके के पेशेंट हैं वो तरसते हैं उन चीजों को जो हमारे को इंडिया में बड़े आराम से मिल जाती है एक फोन करने से। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं कि हर जगह की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है और उसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करके उसकी वीकनेस को कवर करना चाहिए। इंडिया में हमारे पास तरीके हैं जिसमें हम अपने घर में ही सेफ रह सकते हैं, सिर्फ लॉकडाउन करने से नहीं। अगर देखिए आप कितना भी अपने आप को बंद करेंगे, न्यूयॉर्क में लॉयन था, लायन को कोविड हो गया। अब लायन से ज्यादा कौन लॉकडाउन में रहेगा? लायन कितने लोगों से मिलता है? उस शेर को, जू के अंदर शेर को कितने लोग उसको जाके मिलते हैं, उसको जाके हेलो करते हैं, उससे जाके बैठ के खाना खाते हैं? कोई भी नहीं मिलता। जाके बड़ी मुश्किल से एक जना खाना छोड़ के आ जाता, उसको कोविड हो गया, तो भाई बचेगा कौन? कोविड तो होगा, ये हो कोविड तो भाई एक वायरस है जिसका हमें नहीं पता, तो एक बार तो हमको उसके साथ नमस्ते करनी ही पड़ेगी। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करें कि हम सेफ्टी में रहें जी। वो हमारे को लंग्स में ना घुसे, हमारे अंदर क्लॉट्स ना बनाए, वो हमारे को ना मारे, वो बहुत पॉसिबल है, वो हमें जरूर करना चाहिए। उस चीज से हमें को अपने आप को खड़ा करना चाहिए। ये मेरा विचार। और साहब जैसे कि सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि आपने इस पे काफी काम किया है कोविड पे, और कहीं ना कहीं आप सिंगापुर में बैठ के दिल्ली के लोगों को सलाह देते रहते हैं और उनको घर पर ही रहकर वो कैसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, कोविड होने पर भी अपने को कैसे ट्रीट कर सकते हैं बताते रहते हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि आपने एक प्रोटोकॉल भी बना रखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब उनको कोविड हो जाए तो वो स्टेप बाय स्टेप खुद को कैसे ट्रीट करें, या फिर डॉक्टर से कैसे सलाह लें, या फिर वो क्या करें ताकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े। जी डॉक्टर साहब। देखिए ऐसा है कि इसके लिए मैंने क्या है कि कोविड एक सरल बीमारी नहीं है, कोई मलेरिया नहीं है, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है जो कि हो गया, कोई वायरस नहीं है जो जाके निमोनिया करता है। कोविड 3 बीमारियां हैं। इच्छाधारी नाग है, आप उसको इधर से मार करते हो वो बदल के दूसरे रूप में आ जाता है, उधर को पकड़ते हो तो तीसरे रूप में आ जाता है। उसकी 3 स्टेजेस हैं, वो 3 स्टेजेस को भी आप नहीं कवर करोगे तो फिर तो 4th स्टेज तो उसकी बिल्कुल ही फैटल हो जाती है। तो वो हमें समझना जरूरी है। उसको समझाने के लिए हमने बल्कि एक रिकॉर्डिंग जो है वो हमने अपलोड भी की थी यूट्यूब पे। उसमें हमने यही बताया कि शुरू में 4-5 दिन वायरस आता है, उसके बाद उसका क्लोट्स बनने शुरू होते हैं तीसरे चौथे दिन, और अगर वो क्लोट्स को उसी वक्त नहीं रोकेंगे तो वो जाके फंस जाते हैं आपके लंग्स में, आपके हार्ट में, और फिर वो निमोनिया कॉज करते हैं। तो जो दवाई निमोनिया की है अगर मैं वायरल फेज में दे दूंगा तो वही घातक है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सब लोग समझते हैं हम वायरस मार देंगे जी, हम ये गरारे कर लेंगे जी, हम वो कर लेंगे। वो वायरस को छोड़ दो, वायरस का अपना रोल है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कौन सी स्टेज पे पेशेंट है, उसका क्या ट्रीटमेंट चाहिए। तो एक क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी ना दुनिया में लोगों में किसी में नहीं। ये नहीं कि अपने भारत की बात, सारे लोग अपना ऐसे ही चलते हैं। जब बदहवासी छा जाती है ना तो उस वक्त जिसको जो सूझता है वो करता है। अमेरिका में भी नहीं क्लैरिटी, इतनी लगातार धड़ाधड़ उनकी मोर्टेलिटी है। ऐसे ही हमारे इंडिया में भी कंफ्यूजन है, सब जगह है। तो हमने वो थोड़े कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा सा अपना एक रिकॉर्डिंग डाली है, तो वो कर सकते हैं। जो हमारे प्रोटोकॉल की तो कहानी है कि कौन से सप्लीमेंट है, कौन सी मेडिसिन है, वो तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे से शॉर्ट में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको 3 सलाह दूंगा। जो आदमी ये 3 सलाह करता है तो आप मान लीजिए कि 90% तो वहीं कवर हो गया। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ ये 3 चीजें शेयर कर लेता हूँ। आप शेयर करें, बिल्कुल शेयर करें। हाँ, पहली चीज तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है कि जब मैंने जो अभी केसेस देखे हैं बिल्कुल यंग 25-26 साल के, 30-40 साल के, जो बिल्कुल ही आईसीयू में पड़े हैं बड़े मुश्किल से, कई तो बच भी नहीं पाए। तो हमने जो देखा है कि यहाँ पे लोग दूसरे दिन मेड्रोल है, स्टीरोइड है, एसिडेक्सा है, कुछ स्टार्ट कर देते हैं। बहुत गलत है भैया। वायरस इतना तेज हो जाएगा कि कंट्रोल ही नहीं होगा। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रियली हमारी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपा करके, वायरस नहीं हमें मार रहा है, हमारी कंफ्यूजन हमें मार रही है। कृपा करके कोई भी जना स्टेरॉइड को हाथ ना लगाए जब तक उसका ऑक्सीजन नहीं गिरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से बहुत सारी जानें जो हैं, मेरे हिसाब से हम बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं। इंटरनेशनल सारी गाइडलाइंस में 6 महीने 8 महीने पहले ही छप गया था कि क्या करना चाहिए। वो चीज को हम अपने अपनाएं। बाकी ये तो मेरा की मैसेज है, लेकिन
इसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि 2 चीजें और हमने देखी हैं जिससे लोगों को मदद मिलती है। एक तो वो एक इवरमेक्टिन करके गोली आती है, वो 2 गोली एवरी डे जो पहले दिन से ले लेता है 30-40% उसका इंप्रूवमेंट हो जाती है मोर्टेलिटी में। और जो दूसरी चीज है जो हमने देखी है वो ये है कि जो लोग एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ज़राल्टो है, क्लेक्सन इंजेक्शन है, इस तरह या एलिक्विस, इस तरह की जो दवाइयां हैं जिनके डॉक्टर वो दूसरे दिन ही, जैसे आज बुखार आया कल से स्टार्ट कर दी, परसों से स्टार्ट कर दी, जो दूसरे तीसरे दिन ही स्टार्ट कर देते हैं उनके क्लॉट बनते ही नहीं। पहले वायरस आएगा, फिर क्लॉट बनेगा, फिर निमोनिया आएगा। अरे भैया तो हम वायरस के पीछे पड़े, बीच में क्लॉट बन के निमोनिया हो गया, उसके बाद आप वायरस को भूल जाओ, वायरस तो बॉडी निकाल देगी 5 दिन में, नहीं तो 10 दिन में निकाल देगी। और फेबी फ्लू ले लोगे, कुछ ले लोगे, वो आपका डॉक्टर सारा इलाज कर देगा। मेन चीज है कि आपको क्लॉट नहीं बनेगा तो आगे निमोनिया नहीं होगा, आगे वो खराब नहीं होगा, आप आईसीयू में नहीं जाओगे, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। वो जो लोग जिनके डॉक्टर अलाउ कर रहे हैं वो लोग सेव हो रहे हैं। जिनके डॉक्टर्स वो आप अपने डॉक्टर से सलाह, मतलब मेरे तरफ से 3 ही मेन नुस्खे हैं। नंबर 1 डे 0 पे इवरमेक्टिन, नंबर 2 दूसरे तीसरे दिन आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। अगर आपको अल्सर नहीं है, पाइल्स नहीं है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो एंटीकोगुलेंट उनसे अगर वो आपके स्टार्ट करते हैं। और नंबर 3 स्टीरॉयड को हाथ नहीं लगाना जब तक ऑक्सीजन नहीं गिरे, और ऑक्सीजन अगर गिर जाती है तो स्टीरॉयड को लो डोज में नहीं लेना, उतनी डोज में लेना है जितनी डोज जो डॉक्टर, बहुत मैंने देखा बिल्कुल लो डोज देते हैं, उससे कुछ नहीं होता, उसके बाद भी केस खराब होना ही होना। तो ये सब है, ये तो लंबी कहानी है, लेकिन अगर आप मुझे जितना मेरे पास समय है, जितना आपके पास समय है, उस हिसाब से हम आपको 3 नुस्खे बता रहे हैं जो कि कम से कम इतना तो अगर लोगों को समझ आए तो काफी बचत हो सकती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि एक तो स्टेरॉइड नहीं लेने हैं जब तक कि ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होता है। दूसरा इवरमेक्टिन बेड 0 यानी पहले दिन से लेना है जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको कोरोना हो। जब आपको नहीं पता तब भी ले लो यार, वो कोई नुकसान थोड़ी करती है दवाई, कोई स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं है वो। पिछले 50 साल मिली थी, वो कितने लोग ट्राई कर चुके हैं, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो वो ले लो, ऐसी ले लो, वेस्ट हो जाएगी क्या है, कोई बात। ठीक है, तो जरा सा भी शक हो और टेस्ट ना भी कराया हो आपने और आपको शक भी हो तो भी आप इवरमेक्टिन ले सकते हैं, ये आपका कहना है। बाकी आप डॉक्टर की सलाह से जरूर काम करें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब का अपना अनुभव है और उनकी सलाहें निश्चित रूप से काम आ रही है लोगों के, लेकिन जब कभी आप कुछ करें तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर साहब, आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को नॉर्मल कोर्स में फीवर हो रहा है और टेस्ट कराने जा रहा है, और आज की डेट में टेस्ट कराने के लिए स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। 7 से 8 दिन लग रहे हैं स्लॉट मिलने में, रिपोर्ट आने में से 4 से 5 दिन लग रहे हैं, तो ऐसे में 12 दिन तो यूं निकल जाते हैं। तो किसी को फीवर ही हो तो फिर वो किस तरीके से चीजों को करे, एक बार यह भी जरूर बताएं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब इसमें क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये हमारे साथ एवरी डे हो रहा है। हमारे को कोई फोन करता है कि भाई मेरे को तो बुखार है, हल्का सा बुखार है, मैं कोविड कैसे मान लूं, मैं क्यों आपकी दवाई खाऊं, मैं क्यों ये करूं। भाई एक बात सुनो, जब आपके आसपास कोविड फैला हुआ है तो हर बुखार को पहले कोविड मानोगे अनलेस प्रूवन अदरवाइज। जी, ये एक ऐसा सांप है, बिल से बाहर निकल गया, कंट्रोल नहीं होगा, बिल में ही मारना पड़ेगा। यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व। ये ऐसी बीमारी दुनिया में आई है, जो पहले बीमारी होती थी, मलेरिया हो गया, पहले टेस्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर दवाई देंगे, वी कैन रिएक्ट टू द मेडिसिन। ये रिएक्शन अगर जब तक हम इसको रिएक्ट करते हैं तब तक तो ये खराब कर देता सारा काम। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन दिस। तो हमें क्या करना होता है, इसलिए मैंने जो अपना प्रोटोकॉल बनाया है उसके अंदर मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 बनाए। लेवल 3 में यानी कि आपको नहीं मालूम कि आपको बुखार है, ये जुकाम है, ये नॉर्मल सा है, या ये एयर कंडीशन की वजह से हुआ है, या ये कोविड है, आपको नहीं मालूम, तो भाई ये लेवल 3 की दवाई लोगे ना, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सारे सप्लीमेंट हैं। आपको उसी वक्त वायरस होगा, कोई भी वायरस होगा, कोविड हो, इन्फ्लुएंजा हो, ना हो, अगर वायरस होगा तो उसको उसी वक्त दबाएगी, नहीं होगा तो कोई नुकसान नहीं करेगी, वैसे ही बॉडी के लिए यूजफुल है। तो इस तरह से हमने वो होम मैनेजमेंट एक गाइडलाइन बनाई हुई है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये कोविड है, फिर लेवल 4 पे आ जाओ। फिर थोड़ी सी होता है भी, चलो फेबी फ्लू खानी है, क्या खानी है, वो अलग बात है, लेकिन जो लेवल 3 तक तो है भैया। और ये जो दवाइयां है ना, मोस्ट ऑफ द दवाइयां, अगर आपने
टाइमली सही दवाई अपने आपने अगर स्टार्ट कर दी, आपने आपको उसको स्टेज 2 से स्टेज मतलब क्लोटिंग स्टेज को बचा लिया, न्यूमोनिया स्टेज को बचा लिया, और बल्ले बल्ले बाद में आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई ठीक है कोविड था या नहीं था, को क्या फर्क पड़ता है, नुकसान तो नहीं ना हो रहा है। लेकिन अगर एक बार हो गया बस फिर तो काम शुरू हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाओ मिलेगा ही नहीं। 5-5 दिन तक लोग हमारे घूम रहे हैं सिलेंडर खाली लेकर के, वो भर नहीं पा रहे। तो भाई ये तो इसमें तो सेफ्टी में ही भलाई है, इस वक्त अग्रेसिव होने में भलाई है, रादर देन कंफर्म करेंगे जी, चेक करेंगे जी, तभी करेंगे जी, ये सब बेकार है मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब किसी को बुखार होता है और बुखार होने के साथ ही फिर गले में परेशानी होती है। हाँ अब जी, अब वो इस स्टेज में है कि वो बाहर जा नहीं सकता, टेस्ट हो नहीं पा रहा है, डॉक्टर को बता नहीं सकता कि उसको कोविड हो गया है, क्योंकि डॉक्टर कहेंगे रिपोर्ट लाओ। और ऐसे में फिर वो क्या करे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज आता है, कहता भाई रिपोर्ट नहीं मेरे पास, लेकिन मुझे बुखार है, थ्रोट इन्फेक्शन है, मैं क्या करूं, उसे क्या सजेस्ट करेंगे आप, दवाएं कौन सी सजेस्ट करेंगे? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त वायरस एंटीवायरल जो इफेक्ट है जिन दवाइयों में, उनमें एक इवरमेक्टिन है, और हम अपने पेशेंट्स को आइसोप्रिनोसिन भी बोलते हैं, इंडिया में जो इजीली अवेलेबल नहीं है। और ये सप्लीमेंट हैं जो कि इंडिया में मिलते हैं पर रेयर मिलते हैं। तो ये चीजें जो हैं बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, तो कोई भी वायरस होगा, कुछ भी होगा, वो अपना थोड़ा सा दबेगा, तो ऑलरेडी उसका असर कम होगा। हम कोशिश ये करते हैं। दूसरा, हम कहते हैं भी अगर आपने कोविड, कईयों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता नहीं, बड़ी लेट तक नहीं आता है, हमारे सिंगापुर में भी होता है, 3 बारी कोविड, 40 डिग्री 104 डिग्री बुखार चल रहा है, हमें पता कोविड है, लेकिन टेस्ट बार बार नेगेटिव आता है, क्योंकि वो गले में नहीं है, कहीं और चला गया। तो वो यहाँ पे तो क्या करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं, स्टूल टेस्ट में से वायरस निकालते हैं। अगर किसी का यहाँ नेगेटिव आता है, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे उसके बाद स्टूल टेस्ट भी भेज देते हैं, उसमें आता है पॉजिटिव ज्यादा, पर इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम उनको इवरमेक्टिन दें, हम उनको ये जो बिकासुल दे, विटामिन D3 वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह की चीजें जो होती हैं, और बॉडी को एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी चाहिए, वो पूरा हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है लेवल 3 का, वो हमें करना चाहिए। इसके अलावा मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप PCR के चक्कर को छोड़ दो, आप अपना CRP चेक कराओ। अगर किसी का CRP CBC अचानक से 5 से 10 हो गया, 15 हो गया, इसका मतलब उसको सीरियस होने वाला है। अगर इसको 102 बुखार हो गया, तो फिर अब उससे जाते हैं, हम उनको फिर गाइड करते हैं, और अगर हमें लगे कि ये कोविड हो सकता है, तो फिर हम कई बारी देख के पहले ही प्रिकॉशनरी कुछ दवाइयां ऐसी स्टार्ट कर देते हैं, वो 2-4 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाती है। ओके, ठीक है डॉक्टर। जैसे किसी को बुखार हो गया है और 3-4 दिन बुखार है, बुखार भी ठीक हो गया, उसके बाद फिर कई बार ऐसी शिकायत आ रही कि स्मेल चली गई है, तो स्मेल चली गई लेकिन बुखार नहीं है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए, या कौन सी स्थिति है, थोड़ी बहुत खांसी आ रही है, क्या ये सब स्थितियां जो सामान्य रूप से सबके संग हो रही हैं, क्या ये घबराने वाली बात होती है क्या? हाँ जी, अब यही है। अब जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, तो इस सवाल में आपने मुझसे कम 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कोविड आपने मेरे से खुल लिए, जो आपको नहीं मालूम। आपके लिए तो वो एक ही चीज है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर थोड़ी खांसी हो रही है तो वो निमोनिया स्टार्ट हो गया, अगर वो उसको सांस में नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब उसके नर्व्स में आ गया वायरस, कंफर्म है कि वो कोविड हो गया। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने बोला इच्छाधारी नाग है, आपने वो देखा, वो पढ़ते हैं उसमें दुर्गा सप्तशती में अभी, तो वो कहते हैं कि वो महिषासुर ने पहले ऐसे किया, फिर उसको मारा, तो उसने दूसरा रूप बदल लिया, फिर तीसरा, ऐसे वो रूप बदलता है प्रभु, हर तीसरे दिन रूप बदल जाता है। हम एक चीज को जब तक पकड़ते कि अरे ये तो ये था, तब तक तो वो कुछ और शुरू हो गया। तो भाई अब अगर किसी को खांसी आ रही है, तो भैया वो पहले अपना वॉक करके देखे कि ऑक्सीजन तो नहीं गिर रही। अगर ऑक्सीजन गिर रही है वॉकिंग करने से, इसका मतलब न्यूमोनिया स्टार्ट हो गया मेरे भाई। न्यूमोनिया स्टार्ट हो गया तो भैया तो फिर स्टेरॉइड खाना पड़ेगा, डॉक्टर से बात कर, फोन घुमा, और क्लॉटिंग एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन अर्जेंट बेसिस पे अगर नहीं स्टार्ट की तो कर भाई, अगर करी है तो डबल कर, वो सब करना पड़ता है। ये सारे इसके प्रोसेसेस हैं। इसमें जो है मोस्टली अगर आप सिम्टम पे जाओगे, जैसे और बीमारियां सिम्टम पे कंट्रोल हो जाती हैं, पता चल जाता है, ये वैसी चीज नहीं है। ये जो है चलती है, आप ब्लड टेस्ट कराओ, IL-6 चेक कराओ, डी डाइमर चेक कराओ, CRP चेक कराओ, उससे आपको अंदाजा हो जाता है, अंदाजा होता है। कंफर्मेशन की वेट में ना रहो, PCR की वेट में ना रहो, उसको उसी वक्त, यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व,
पहले वो जाके अंदर डैमेज करे, वो करे, उससे पहले ही उसको वही दबाना है। अगर आप दबाने में सक्सेसफुल होते हो, कुछ नहीं होता, मरीज मजे में रहता है, कोई ऑक्सीजन नहीं गिरती, कुछ नहीं होता, बस ठीक है दवाई खानी है। 15 दिन 20 दिन लगते हैं, जितने हर बंदे का अपना है, किसी के 5 दिन है, किसी के 15 दिन है, किसी का 1 महीना है, जैसे उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स है वैसे होता है। बाकी मेरा ये कहना है सबको कि भी अपनी बॉडी के अंदर इतनी इन्फ्लेमेशन है, हमारे इंडियंस में हम खाना इतना खाते हैं, पोल्यूशन इतना ज्यादा, इन्फ्लेमेशन इतनी ज्यादा, उतनी ज्यादा कोविड फैलता है। तो हमें अपने आप को कुछ दवाइयों से, सप्लीमेंट से और योगा से, प्राणायाम से हमें अपने अंदर की जो इन्फ्लेमेशन है, जो हम लेकर जी रहे हैं सारा दिन खलबली, उसको हमें शांत करना चाहिए। उससे हमारे को जब वायरस आएगा तो इतने क्लॉट्स नहीं बनाएगा, इतने हमारा मारी नहीं करेगा जो होनी चाहिए। तो ये भी कहना है मेरा। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने सारी चीजें बताई हैं, लगभग सभी स्थितियों को बहुत ही साफ और सरल तरीके से लोगों को समझाया है। निश्चित रूप से हमारे दर्शक इसको सुनेंगे, समझेंगे और एक सही दिशा में खुद को ले जाएंगे। कोविड होता है किसी को तो उसे भी निश्चित रूप से इसका लाभ जरूर मिलेगा। बाकी तो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की सलाह से बाकी लोग काम करेंगे और आपकी सलाह भी उनके लिए काफी काम आएगी, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का काम करेगी। डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना बहुत समय दिया और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं और सारे दर्शकों से हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम ये गलती कोई ना करे कि दूसरे दिन तीसरे दिन ऑक्सीजन नहीं गिरी, कोई स्टेरॉइड खा ले। भैया, बड़े यंग लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, प्लीज ये गलती मत करें। सारी बातों में आपको हमारी कोई बात समझ में आए ना आए, कोई बात ठीक लगे खराब लगे, ये वाली बात जरूर गांठ में बांधे और जरूर इसके ऊपर आपको मेरी बात सही लगे गलत लगे, आप खुद नेट पे देखें कि क्या होना चाहिए और उस चीज को प्लीज, मैं चाहता हूँ इस इंडिया में इतना जो कहर मचा हुआ है वो रुक जाए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।